सुविधा प्रोवाइड होगी। लेकिन अगर इनकी अधिकता आती है तो आप उसको ज़रूर एक बार ध्यान रखिएगा कि उनके उपाय ज़रूरी है। एक छोटा सा मैं मकान पे भी बोलूँगी, जैसा मैडम ने बताया, हमारी पत्रिका में ग्रिड में अगर 2, 5, 8 नंबर की ग्रिड पूरी बनती है तो ज़रूर हमारे पास मकान का सुख होगा। लेकिन 2, 5 और 8 वाले अगर हैं तो मैं उन्हें कहूँगी कि उन्हें फ्लैट से ज़्यादा, मकान का सुख किसे कहेंगे, फ्लैट होता है एक ज़मीन, तो मैं कहूँगी कि फ्लैट से ज़्यादा उन्हें ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें ज़मीनी तौर पे ही रहना चाहिए, तो उनको ये मकान बहुत फलित होगा। और अगर मकान के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो 2, 5 और 8 के अलावा अगर 9 नंबर और आपके पास आता है तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आप उन्हें बेच के फ़ायदा उठाएंगे मकान से। एक आपका पारिवारिक पुश्तैनी मकान होना और मकान को बेच के फ़ायदा उठाना, तो ये 9 नंबर से हम देखते। तो आपने इतना समय दिया, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन इन नंबरों का अगर हम ध्यान रखें तो हम आगे बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। अब मैं निवेदन करूँगा आप बनाए ताकि हम अन्य महिलाओं का भी सम्मान कर सकें, स्वागत सत्कार करें उनका भी। मुझे उससे बात करें, वो नहीं दिखा भाई, वो काम ही नहीं हुआ, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं है वहाँ जी, अब अगले मंच के लिए मैं बुलाऊंगा रितु शर्मा दिल्ली से और रितु शर्मा गाजियाबाद, दो हैं, रितु शर्मा, सीमा शर्मा, क्या प्रॉब्लम? साधना चौहान गोरखपुर से, साधना चौहान कहाँ है साधना? साधना चौहान गोरखपुर। और गीतू रैयानी भोपाल से, लता व्यास जोशी उदयपुर से, लता व्यास जोशी। अरे सर नमस्कार, क्या रितु शर्मा तो मेरा फोल्डर एक बार रितु शर्मा सीमा सुनैना पंडिता बेंगलोर, सुनैना पंडिता आ गई क्या? आ जाइए। आइए, सुनैना पंडिता बेंगलोर, बैठिए मंच पे। चप्पल बोल दो। तो धूप लग रही है, धूप तेज है क्या? और ये पिछली बार हमारा मंच उधर था, गैस इधर बैठे थे, तो गैस ने क्या किया, तो गैस सारे उधर से उठ के इधर आ गए। फिर हमें आइडिया आया कि ये इधर वाला एरिया हमें कब्जा कर लेना चाहिए, अब हम लोग कहाँ जाओगे? तो ये आप ही लोगों का दिया हुआ आइडिया था, तो मंच हमने इधर शिफ्ट कर दिया। चलिए अब स्वागत करते हैं अतिथियों का, आगे चले।
चलिए, स्वागत सत्कार के बाद अब फिर लेक्चर पे आते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं डॉक्टर मंजुला जैन, अजमेर से। डॉक्टर मंजुला जैन, आप मंच पर आइए लेक्चर के लिए। तालियों से स्वागत सभी का सत्कार करेंगे। और सब मेरे भाई जैसे कि आप सबको विदित है कि आज टॉपिक दिया गया है रोटी कपड़ा और मकान। सबको नॉलेज है इस चीज़ की, फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी आप सबके लिए अपने लिए सबके लिए बोलना चाहूँगी। कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं भी अभी कुछ नई नई सीखी हूँ, इसलिए। ज्योतिष के अंतर्गत रोटी कपड़ा और मकान, इनके अंदर ग्रहों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार माना गया है। प्लस ग्रहों के साथ साथ कुछ अपनी मेहनत वो भी बहुत ज़रूरी है। अपन प्रयास नहीं करेंगे तो अपन कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रहों के भरोसे अपन बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। आदमी यहाँ बैठ जाऊँ कि रोटी आ जाएगी तो वो नहीं आएगी, उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ग्रहों के ऊपर डिपेंड रहना जरूरी नहीं है। हालांकि ग्रहों का बहुत महत्व है। जैसे रोटी के लिए चंद्रमा भोजन और पोषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि चंद्रमा स्थिति के अनुकूल है तो व्यक्ति को भोजन और पोषण की सुविधा मिलती है। बुध को भी भोजन और व्यापार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि बुध की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति को भोजन और व्यापार की सुविधा मिलती है। कपड़ा यानी वस्त्र जैसे अपन समझ सकते हैं कि शुक्र और वस्त्र सौंदर्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि शुक्र की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति को वस्त्र और सौंदर्य की सुविधा मिलती है। बुध और वस्त्र व्यापार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि बुध की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति को वस्त्र और व्यापार की सुविधा मिलती है। और मकान, सबसे मेन पॉइंट होता है मकान। सब चाहते हैं अपना मकान लग्जरी हो, अच्छा हो, सुंदर हो, सबकी यही होड़ रहती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा को आवास और परिवार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि चंद्रमा की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति को आवास और परिवार की सुविधाएं आराम से मिल जाती है। सेकंड है मंगल को आवास और संपत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि मंगल की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति को आवास और संपत्ति की सुविधाएं मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है शनि को आवास और रिश्तेदार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि शनि की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति को आवास और स्थिरता की सुविधा बहुत अच्छी मिल जाती है। अब अपन ये देख लिया कि किसके लिए कौन सा ग्रह जरूरी है। अब ये ग्रह कहाँ बैठे होते हैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं जानती हूँ, आप सब सीखूंगी। ज्योतिष में विभिन्न ग्रहों को विभिन्न सुविधाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ग्रह और भावों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। रोटी के लिए, भोजन के लिए द्वितीय भाव में बुध या शुक्र का होना जरूरी है, तो अपन को अच्छा भोजन, अच्छा अन्न सब कुछ मिल सकता है। पंचम भाव में सूर्य या चंद्रमा का होना जरूरी है। नवम भाव में गुरु या शनि का होना जरूरी है। ये तो वो अपनी भोजन की व्यवस्था। दूसरा है कपड़ा और वस्त्र। द्वितीय भाव में शुक्र या बुध होना चाहिए और चतुर्थ भाव में चंद्रमा में शुक्र होना चाहिए और नवम भाव में गुरु या शनि होना चाहिए। तो उसके लिए अपन को कपड़े और वस्त्र की व्यवस्था आसानी से सुलभ हो जाती है और वस्त्र और सब अच्छे पहनना चाहते हैं। मकान सबसे चीज मेन पॉइंट है। रोटी कपड़ा सबको मिल गया, उसके अलावा मकान भी बहुत जरूरी है।
अगर आपका मकान अच्छा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे यार कैसे मकान में रह रहे हो, तो अपन को एक तरह से ग्लानि फील होती है। इसलिए आज के ज़माने में सबसे बेस्ट चीज़ है मकान। एक बार अपन कपड़ा हल्का पहन लेंगे तो भी चलेगा, किंतु मकान बहुत अच्छा लग्जरी होना चाहिए। इसके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र होना चाहिए, तो आपका मकान बहुत अच्छा होगा। दसम भाव में सूर्य या गुरु होना चाहिए, और नवम भाव में गुरु या शनि का होना चाहिए। अगर ये अपने भावानुसार मेरे अनुकूल है, अच्छे हैं, तो आपको सब चीज़ आसानी से मिल जाएगी। किंतु इसके अलावा हमको उसके लिए प्रयास भी करना बहुत जरूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आप लोग अरे मुझे प्रयास तो अपन भी करना पड़ेगा। उसके अलावा आप तो दे देंगे हमारे बीच में प्रोफेसर नीरज शर्मा जी आ गए हैं। आपसे निवेदन करूंगा अगर आप अपने 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे जी। स्वागत के लिए भूखे ले आप, हम स्वागत करते हुए इनका समापन में गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में मंच पर विराजमान देश के विभिन्न प्रांतों से पधारी ज्योतिष शास्त्र की विदुषी बहनें, मेरे सम्मुख विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर शर्मा जी, मेरे श्रद्धेय आदरणीय पंडित सत्यनारायण जी, आप सभी सुधी विद्वज्जन, ज्योतिष मर्मज्ञ और इस कार्यक्रम के सूत्रधार रवि जी और MMCF से गुटेश जी, आप सभी का हृदय के अंतस्थल से अभिनंदन। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा हो रही है और मैं ध्यान से वक्ताओं को सुन रहा था। रोटी, कपड़ा और मकान आधारभूत चीजें हैं जीवन जीने के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर के मंगलमय विधान में सबके लिए व्यवस्था है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि किसी व्यक्ति को सायास प्रयत्न करने पर भी जीवन की मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और किसी व्यक्ति को अनायास ये सब चीजें सुलभ होती हैं। दार्शनिक और प्रारब्ध के पक्ष निकाल दें, हम कुंडली की दृष्टि से यदि समालोचन करें तो बहुत हद तक हम उन कारणों, संकेतों और युक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति, कोई जातक कितने प्रयत्न से और किस स्तर तक जीवन की इन मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करता है। रोटी खाना महत्वपूर्ण नहीं है,
रोटी का अभिप्राय उसको जीवन के विकास के लिए जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण अर्जित कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इसमें ग्रह, उसकी दशाएं और उसकी स्थितियां जिम्मेदार होंगी। अनंत अंबानी के पास में पोषण की कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई कमी नहीं है। वो हजारों लाखों पशु पक्षियों को वन तारा बना करके भोजन करा रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की कुंडली में क्या इस प्रकार के योग है कि वो एक ऐसा भोजन प्राप्त करें जिससे वो आरोग्य प्राप्त कर जाए, स्वास्थ्य प्राप्त कर जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उपलब्ध संसाधनों के साथ साथ उस व्यक्ति के आरोग्य, उसके स्वास्थ्य की कितनी स्थिति वहां पर बनती है, उसके लग्न की, उसके लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्न और लग्नेश मजबूत हो, व्यक्ति स्वस्थ रहना भी चाहे लेकिन उसे पोषण ही प्राप्त नहीं हो। सड़क किनारे बच्चे पैदा होते हैं, रेलवे स्टेशनों के आसपास हम देखते हैं उनको कितना पोषण मिल रहा है, उनके कितने वैक्सीनेशन हुए, लेकिन आप डेटा निकाल के देख लें, आप कुपोषित रहते हुए भी उनमें रेसिस्टेंस है, जीवनी शक्ति मौजूद है। तो ग्रहों का उत्तरदायित्व है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये तीनों चीजें रोटी, कपड़ा और मकान, मकान को थोड़ा सा अलग कर दें, बाकी रोटी और कपड़ा, इन दो चीजों के लिए लगभग समान स्थितियां रहेंगी। लग्न की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पंचम और पंचमेश की स्थिति मजबूत हो, द्वितीय भाव और द्वितीयेश की स्थिति मजबूत हो, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति मजबूत हो, उस पर कोई दृष्टि संबंध हो, राशियों का एक दूसरे के भाव में स्थानापन्न यदि स्थितियां बन रही हो, तो व्यक्ति तुलनात्मक रूप से सुगमता से या कठिनता से, यदि स्थितियां अनुकूल है तो चीजें सुगम हो जाएंगी, बैंक वाले भी उसके दोस्त मिल जाएंगे, लोन देने वाले भी आ जाएंगे, जमीन, आदमी पैसे लेके घूमता रहता है, सौदे बैठते ही नहीं है, जमीनें मिलती नहीं है। और एक ऐसी स्थिति बनती है कि ग्रह गोचर आए, चतुर्थेश की स्थिति आई, गोचर अनुकूल हुआ, किसी शुभ ग्रह की चतुर्थ भाव में दृष्टि हुई और तुरंत ही आता है पड़ोस का ही मकान बिक रहा था और वही मामला बैठ जाता है, जेब में पैसे नहीं होते फिर भी हो जाती। इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी कौन? आकाश, हमारे ग्रह। जातक जो स्थितियां लेकर के पैदा हुआ है वो तो प्रभावी है ही है। गोचर की जब जब अनुकूलता आएगी, दशा अंतर दशा विंशोत्तरी में जब जब अनुकूलता आ जाएगी, तब तब वो भाव प्रभावी होने लगेगा। मकान आपके पास है लेकिन फिर भी आप कौन सी प्रॉपर्टी बिका हुआ अखबार में, उस कॉलम पर आपकी दृष्टि जरूर जाएगी, कहां क्या भाव चल रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में आपकी रुचि जाग जाएगी। आपका विवाह हो चुका, लेकिन जब शुक्र बलवान होगा, शुक्र की दशांतर दशा आएगी, सप्तमेश की स्थिति बनेगी, तो कोई ना कोई स्थिति ऐसी होगी कि दाम्पत्य संबंध सब कुछ अच्छा चल रहा है, बावजूद उसके आप कुछ ना कुछ चीजें ऐसी विकसित होने लगेगी। ग्रहों का बड़ा प्रभाव सारा जीवन, और यही संचित होकर के प्रारब्ध के रूप में आ रहा है। अब चूंकि हम सब बंधे हुए इस चीज में, हम करें क्या? फिर तो आप कह दो कि साहब हथियार डाल दो और बैठ जाओ, जो होना है जो हो जाएगा। नहीं, मनुष्य का जीवन कर्म योनि है, मनुष्य का जीवन भोग योनि नहीं है। मनुष्येतर सारा प्राणी जगत भोग योनि है, लेकिन मनुष्य को पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, और जब वो कर्म करता है तो प्रकृति की अनुकूलता आती है। यही नौ ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। सूर्य की स्थिति प्रतिकूल है, लेकिन बालक का पिता यदि ये चाहता है कि मेरे बालक को यशस्वी होना है, स्वस्थ रहना है, तो उस पिता के संकल्प को प्रकृति बल देती है। कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो संकल्प से बच्चा आरोग्य प्राप्त कर लेगा। भास्कराद आरोग्य विच्छेद, और भास्कर वो सूर्य है, वो पिता है, जगत पिता है। इसी प्रकार से जो हमारी 12 जो भाव हैं उनके सब कारक हैं,
सबकी अनुकूलता और प्रतिकूलता न केवल ग्रहों की दृष्टि से हमारे जीवन और उस परिदृश्य में आने वाले व्यक्तित्वों की दृष्टि से भी महत्व देखा जाएगा। बहुत सारी बातें मित्रों इस विषय पर की जा सकती हैं। अस्तु, मुझे 2 मिनट रवि जी ने बोलने का संकेत किया, मैंने अपना भाव आपके सामने निवेदित किया, आपने सुना, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे एंजॉय किया आपने नीरज जी का लेक्चर को, बड़ा ज्ञानवर्धक होता है। यहाँ पर ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट के डीन हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पर, और हमारे उदयपुर के सम्मेलन की शुरुआत करने वाले ही ये हैं। पहली बार हमने इन्हीं के विश्वविद्यालय में सम्मेलन किया था, उसके बाद हमारा उत्साह बढ़ा और फिर हम यहाँ पर आए सम्मेलन करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि उदयपुर में हमारे सम्मेलन की आपने शुरुआत करवाई थी। अब अतिथियों से निवेदन करूँगा, कृपया आप पधारें ताकि हम अगले अतिथियों का सम्मान करें। अब नेक्स्ट मैं उम्मीद करूंगा सुरेश जी त्रिपाठी उदयपुर से, सर आप मंच पर आएंगे। सुरेश त्रिपाठी जी, राजेंद्र जैन, सर आप मंच पर आएंगे। राजेंद्र जी, प्रकाश पोखरना जी आ गए क्या? प्रकाश पोखरना जी, राजेंद्र जी, कोई आपके स्टूडेंट 3 नाम और नरेश जी, नरेश जी मंच पर आएंगे। महिला को बात नहीं, वो बता दो, दो नाम और बता दो। नरेश जी का नाम कैलाश जी, और वो आ गया और गोविंद जी, नाम मंच में बना रहेंगे। सुरेश जी त्रिपाठी, राजेंद्र जी जैन, प्रकाश पोखरना, नरेश जी अरकावत, कैलाश जी और गोविंद जी, आप सभी उदयपुर के स्थानीय ज्योतिर्विद हैं, सभी का मंच पर स्वागत है। नरेश जी, कितने नरेश जी? 3 नरेश जी हैं। तो अब नरेश जी सोनी है, नरेश जी सोनी, चलिए तो आइए स्वागत करते हैं सभी का। राजेंद्र जी बच्चे कराएंगे, करता हूँ भाई नरेश जी और करवा दें। कोई इच्छा बाकी नहीं। चलिए स्वागत है सभी का। अब पत्र वाचन के लिए मैं प्रणय कुमार दास को बुलाना चाहूंगा। प्रणय कुमार दास छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, आप पत्र वाचन के लिए आएंगे। प्रणय कुमार दास, स्वागत है, तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी का। आप सभी को मेरा प्रणाम। मुख्यतः आज हमारा टॉपिक जो है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे से पहले जो विद्वान लोग आए हैं लगभग सब कुछ डिस्कशन तो कर ही दिए हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक अदर पॉइंट्स पे फोकस करना चाहूँगा, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। कुंडली में अगर देखेंगे तो इसका एक घर से जो डायरेक्ट संबंध बनता है वो है चौथा घर। एक बच्चा जैसे जन्म लिया सबसे पहले उसका एक्टिवेट होता है लग्न। लग्न जैसे एक्टिवेट हुआ उससे उसका चौथा जो है माता, जब तक उसकी माता है उसका रोटी, उसका कपड़ा, उसका मकान तीनों स्थिर है। वो रेलवे स्टेशन में रहे, वो महल में रहे, या वो घर में रहे या कहीं पे भी रहे, जब तक उसकी माता है।
ठीक चौथे घर का ऑपोजिट 10वां और उधर ही देखा जाए तो 9वां जो पिता का कारक है, जो उसको बल प्रदान करता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों का आधार जो है वो है 4th हाउस। अब हम उसमें देखेंगे कि नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र चौथे घर में लग्न के हिसाब से बैठ रहा है। नक्षत्र की प्रबलता उसका ये डिसाइड करेगा कि उसको रोटी किस बेसिस पे मिलेगा, उसको कपड़ा किस बेसिस पे मिलेगा और उसको घर किस बेसिस पे मिलेगा। जैसे एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, वो है नर्चरिंग का, पोषण का, पुष्य पोषण। जब तक पुष्य नक्षत्र स्ट्रांग है या उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स स्ट्रांग रहेगा, या जैसे पुष्य नक्षत्र में चंद्र विराजमान है, तब तक उसका पोषण होते रहेगा किसी न किसी तरीके से। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, एक बार अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में, तो उन्होंने उस अकाल को बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो अपने गुरु के सामने गर्व से बताए कि देखिए गुरुजी, मैंने बहुत अच्छा मैनेज किया है, कोई अकाल में भूखा नहीं मिला, अपने पूरे राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। अब गुरुजी उनके त्रिकाल ज्ञाता तो थे ही, भगवत महाभागवत थे। वो ले गए उनके मैदान में, सूखे जगह पे एक पत्थर उठाया, उसके नीचे एक मेंढक था। तो बोलते, इसको तुमने खिलाया क्या? तो बोलते, नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं था। तो बोलते, तुम इस चीज़ का गर्व मत लो, इस दुनिया में अनंत कोटि जीव है, सबका पोषण हो रहा है। वो ऊपर वाला जो भेजा है वो व्यवस्था सबके लिए किया है, किस बेसिस पे किया है वो डिपेंड करता है। तो हम मनुष्य योनि में हैं, तो हमारे इसलिए कर्म ठीक चौथे का ऑपोजिट 10वां जो कर्म को प्रदान करता है कि आपका पोषण किस तरीके से होगा। यहाँ पे एक टॉपिक और भी आता है कि जैसे अब उसका मकान, वो कहीं ना कहीं 10वां घर उससे अफेक्ट होगा। चौथा तो मेन हाउस है, कैसा हाउस, वो 10th रिप्रेजेंट करेगा, जो कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं करियर को अफेक्ट करेगा। 10th हाउस में कौन सा नक्षत्र स्ट्रांग है, उस हिसाब से उसका करियर डिसाइड करेगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे 8वां घर अगर इन्फ्लुएंस हो जा रहा है तो डिस्टर्ब करेगा, नहीं। हर एक ग्रह का एक रोल है। 8th हाउस का अगर कोई जातक का ग्रह 10 में बैठा है तो गुप्त विभाग में जॉब कर सकता है, उसका रोटी कपड़ा मकान वहाँ से पोषित हो सकता है। उसके लिए हमें उसका जो षड बल होता है वो देखना होगा कि चेष्टा बल क्या है, दिक बल क्या है, दूसरी चीज़ें। एक कहावत मैंने सुनी थी कि एक भगवान ने इंसान को 4 रोटी खा के 400 रोटी उगाने की क्षमता दी है। अब ये हमें हमेशा इच्छा और हमारी ज़रूरत, इसके बीच में ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम 4 रोटी खा के हमारा पेट भर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और है कि हमें कुछ अलग तरीके का चाहिए, उससे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो पोषण तो भगवान ने हमें व्यवस्था किया ही है। 4th हाउस जैसे एक्टिवेट होगा, जब तक उसके माता पिता हैं, माता पिता नहीं है तो जस्ट 4th का 4th हाउस क्या होगा, 7th। अब वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी वाइफ या हस्बैंड वहाँ कारक बन जाएंगे। तो किसी न किसी एंगल से नेचर ने उसका प्रबंध करके ही रखा है। हमें बस ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए क्या है। अब ये इंसान का कर्म डिसाइड करेगा कि वो कितना ऊपर तक जाएगा, वो किस तरीके से। जैसे अगर रोहिणी नक्षत्र का कोई जातक हुआ, अगर उसका 10वें घर में कहीं इन्फ्लुएंस बनता है, वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग इंडस्ट्री, नरिशिंग इंडस्ट्री, इन सब में जाएंगे। मैंने 2 नक्षत्र का जिक्र किया, पुष्य और रोहिणी। कारण है कि पुष्य नक्षत्र जो माता सीता का भी नक्षत्र है, तो माता सीता कहीं ना कहीं पोषण से जुड़ी हुई है, हमेशा एक नर्चरिंग भाव, मातृत्व भाव। रोहिणी नक्षत्र जो है वो भगवान कृष्ण का नक्षत्र है, उनका जन्म नक्षत्र है और कहीं ना कहीं वो गाय से जुड़ा हुआ है। और रोहिणी नक्षत्र अगर हम देखेंगे वृषभ नक्षत्र राशि के केंद्र पड़ता है, तो बैल और गाय दोनों का ही आता है। तो कहीं ना कहीं मिल्क, दूध से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं, उसमें रोहिणी नक्षत्र का एक बहुत बड़े पुष्य भी है। क्योंकि अगर पुष्य नक्षत्र का आप सिंबल देखोगे तो वो गाय का स्तन पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और कमल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक माता लक्ष्मी का हो गया और कामधेनु माता का हो गया। तो रेमेडीज में भी हम नक्षत्र लेवल पे उसी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे जिन लोग आप देखेंगे नॉर्मली नोटिस किए होंगे, जिनका भी दूध डेयरी ये सब का वर्क होता है, वो अपने वहाँ पे भगवान कृष्ण का जो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जो मक्खन खा रहे उसका ही फोटो लगाते हैं। अब ये हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने तो रिकमेंड किया होगा, नहीं तो उनके पूर्वजों ने बताया होगा, क्योंकि वो उनके जो इष्ट देव के रूप में वो भगवान कृष्ण के दूसरे रूप को नहीं स्थापित करते हैं। जो माखन खा रहे उसी रूप को स्थापित करके वो डायरेक्ट दिखाते हैं। ऐसे ही अगर जैसे आद्रा नक्षत्र हो गए, आद्रा नक्षत्र कहीं ना कहीं डिफेंस, क्योंकि रुद्र है उसके स्वामी, तो कहीं ना कहीं आक्रामक, डिफेंस, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। वो एग्रेशन में अच्छा वर्क करेगा, उसका रोटी कपड़ा मकान वहाँ से आएगा। वो एक तो जंग पे जाएगा, युद्ध पे जाएगा, वो अपना उस तरीके से वर्क करेगा। एक और नक्षत्र जैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, हालांकि ये दोनों एक ही हिस्से के 2 भाग हैं।
मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जिन लोग जैसे शमशान में काम करते हैं, मॉर्चरी में काम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, मेडिकल फील्ड में सर्जरी, इसमें इनका बड़ा रोल रहता है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद कहीं ना कहीं मृत्युशैया को दिखाता है। पूर्व भाद्रपद खासकर जाता है, और माफिया से रिलेटेड वर्क भी पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद में रहता है। तो कहीं ना कहीं तंत्र साधना हो, ऐसा कोई चीज़ जो गुण ज्ञान से रिलेटेड है ना, जो नॉर्मल इंसान के समझ से परे होगा, तो ये सारे से जो रोटी कपड़ा मकान कहीं से कुछ इन्फ्लुएंस बनेगा, वो उन चीज़ों से बनेगा जो साधनाएं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अश्विनी नक्षत्र जैसे उनके बैकग्राउंड में श्रावण ऋषि का कहानी आता है, तो च्यवनप्राश का जो इन्वेंशन किए थे, तो उसमें आयुवर्धक था कि यौवन को प्राप्त करना, तो वो सीधा कहाँ से अश्विनी नक्षत्र से। फिर वो कहानी भी है कि सर्जरी का जो बेस बनता है, तो कोई भी डॉक्टरी फील्ड में जाएगा, अश्विनी नक्षत्र उसका स्ट्रॉन्ग होना ही है, नहीं तो उसका रोटी कपड़ा मकान उसी से डिसाइडेड है। तो ऐसे हर एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या काम करेगा। दशमांश तो है ही, लेकिन उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। एक तो लग्नेश नक्षत्र क्या है, लग्नेश किस नक्षत्र में बैठा है, या लग्न नक्षत्र क्या है, या फिर राशि नक्षत्र क्या है। इन तीनों में जिसका पावर में रहेगा, जो बल में ज़्यादा रहेगा, और दशमांश के साथ जिसका कनेक्शन। और एक चीज़ आता है दशा। मैंने ये भी देखा कि दशा में चेंजेस हो जाते हैं। कोई कुछ कर रहा था, अचानक बदलाव आ गया। कोई टीचिंग कर रहा था, मेरा ही ले लीजिए है ना, पहले मैं यूपीएससी पीएससी लेक्चरार था, बाद में अचानक से शिफ्ट होकर एस्ट्रोलॉजी में आ गया। तो शनि की दशा से डायरेक्ट बुध की दशा में आना, तो डायरेक्ट वो चेंजेस। और ट्रांजेक्शन फेज उसी चीज़ को दिखाता है, दोनों वर्क मेरा पैरेलल चल रहा है। तो यही दिखाता है कि फेज दशा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर बड़ा दशा अगर जैसे आ गया तो उसमें तो इसका रोल रहेगा। छोटे दशा में भी इम्पैक्ट दिखता है, जैसे सूर्य की दशा है, थोड़े दिन के लिए राजनीति में आया, बहुत ख्याति, फिर अचानक आया, उसका उतने टाइम के लिए पोर्शन उसमें लिखा हुआ था। चंद्र का रहा तो नर्चरिंग, केयर, परिवार का मातृत्व भाव, सेवा, उससे हॉस्पिटल में जिन लोग नर्सेस रहते हैं उनका चंद्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं तो नहीं कर। साथ में मंगल भी, क्योंकि काटा चीरा हर दिन होता ही रहता है, उनका नक्षत्र वहाँ से। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बढ़िया, डायरेक्शन बदल गया है मेहमानों का। पिछली बार भी हम फेल हो गए थे मौसम का अनुमान लगाने में, इस बार भी हम फेल हो गए, तो आप हमें फेल वाला घोषित कर रहे हो उधर बैठ के। तो आप बोलते समय आधा इधर बोले आधा उधर बोले। हाँ, धूप गर्मी। चलिए अब नेक्स्ट मैं लूँगा डॉक्टर हरदीप सिडाना। डॉक्टर हरदीप सिडाना पंजाब से। और कोई रह गया हो नाम लिखवा देना अपना पत्रवादी के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु चंद्रशेखर जी बैठे हैं, सभी बड़े बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जो ज्ञानवान यहाँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, सबको प्रणाम करता हूँ। और छोटी सी एक प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे सुन लें, हो पाए तो। मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, लेक्चर्स का यहाँ वो है नहीं, सभी ज्ञान से भरे पड़े हैं मेरे को लग रहा है। और जरा सा मुद्दा छेड़ेंगे तो सब में बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वो नहीं रखेंगे। कुंडली है, हम सबकी है, घर देखने हैं, हम सबने देखने हैं, ये समावेश है। और एक्चुअली तो ये प्रारब्ध को लेके उसको पढ़ना ही, कुंडली को पढ़ना है, क्या तो लेके आया हूँ और कहाँ रख रहा हूँ और कब ये पनपेगा, कब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगा, ऑल दिस। तो इन मुद्दों को अगर मैं समावेश से संयोग लूँ तो मुझे पता है ये 12 ही घर है, मुझे पता है ये 9 ही ग्रह हैं और ये 27 नक्षत्र है, ये सबको मालूम है। इनकी वो मैं कैलकुलेशन में शुरू में जाऊँ, कोई ज्योतिष पढ़ना सिखाना कुछ नहीं है यहाँ। हर घर का सुख है, हर सुख का दुख का कारक है, और हर कारक का जो माध्यम है वो नक्षत्र है।
क्योंकि हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ये कब पनपेगा और कब ये फ्रूटफुल होगा। बेसिकली तो हमारी जो जॉब है उसकी टाइमिंग्स की ही है। बच्चा जन्मा है तो शादी का सपना तो माँ उस दिन से ही देखने लग जाती है, होती तो 27 में, 26 में, 25 में, मतलब समय, द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम, कब ये फ्रूटफुल है, इसको समझना ही ज्योतिष है। हमें ये विद्या, इस ज्ञान को ईश्वर की ज्योति के थ्रू ज्योतिष समझना है ना। तो बात हो रही है रोटी कपड़ा और मकान की। मेरी जो तुच्छ बुद्धि है, मैं रोटी को रजत से जोड़ता हूं, और शायद रवि जी ने मुद्दा भी रजत से, रिजत से, इनफैक्ट कि मेरा रिजत क्या होगा, ये रोटी कपड़ा और मकान रखा था। हमने मेडिकली इसको कैलकुलेट करके ओरल इनटेक ऑफ द फूड को ले लिया कि कहां से कहां जाता है और कैसे चलता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बीच में आ गई। चलो दोनों मुद्दों को हल्का हल्का सा टच कर लेते हैं। पहला घर लगन है ही, माउथ का इंटेंट सेकंड हाउस है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ मिलेगा कब? वो इच्छा पूर्ति है, वो इनामत है, राइट। तो ये दशम का काम काज से रिलेशन हम सब जानते ही हैं, दशमेश देखते ही हैं। तो 1 to 10, 11 ये जो घर हैं इनको भूलेंगे नहीं ग्रहों के साथ साथ, और इनकी समावेश से क्या बनेगा। अब देखिए ये सब कुछ होगा तब जब रिजल्ट होगा। रिजल्ट कैसे होगा? धंधा क्या होगा, कामकाज क्या होगा, तभी कुछ आएगा ना। तो रिजल्ट मैं उस तरह से लेता हूं कि वो कहां से आया। धन है तो कारक हमको साथ में देखने होंगे, शुक्र है, कारक से ही धन की और उसका लेवल्स कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, इसको देखा जाएगा। अब धन किसके पास है? पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था आप ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी क्यों हैं? आपने अपने कॉम्बिनेशन देखे मैं ज्योतिषी क्यों हूं? आप धनवान हैं क्यों हैं? आपके धन के कॉम्बिनेशन क्या है? क्या मैं समझता हूं मेरे पास धन है? अरे लगन लग्नेश, लग्नेश का दशम से, धनेश से या अधिष्ठित नवमांश से रिलेशनशिप, या उसका स्वामी नवम में, या शुभ ग्रह, ये हमने 3-4 चीजें देख ली। माइंड इट, अगर ये 3-4 चीजें हैं तो आप सिर्फ नाम से धनी हैं, जेब से खाली हैं। कौन धनी है, कौन जेब से धनी है, कौन खाली है, इसका अगर मेरे को ज्ञान है तो चार्ट जैसे ही उसने रखा मैं समझ गया ये धनी नहीं है, ये नाम का धनी है। ये इस तरह से चल रहा है चंद्र से उच्च स्थानों में 1, 3, 6, 10। अगर आपके पास शुभ ग्रह है, अरे आप तुरंत धनी होने वाले हो। उसको बोल दो भाई तू अभी धनी होने वाला है, जब से जन्म है बहुत थोड़े पीरियड में तू धनी हो जाएगा। दशमेश का अधिष्ठित नवमेश, एकादशेश से रिलेशनशिप, अगर ये इकट्ठे हो गए तो पॉजिटिव हाउसेस को देखें, आप बोले आप धनी होने वाले हो, आपके पास पैसा है, आपके पास रिजल्ट है। अगर दशमेश द्वितीयेश एक साथ केंद्र में कहीं भी, आप धनी हो, सेहन आप धनी हो। धनेश यदि सिंहासनांश में हो, डिग्रीज पर्टिकुलर हैं, आप धनी होने वाले हो। धनेश जिस राशि में, उसका द्वितीय का स्वामी अगर लगन में, केंद्र में कहीं भी आ गया, आप धनी होने वाले हो। मैं लिख के दे रहा हूं, आप धनी होंगे। सिमिलरली और तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। 4 ग्रह, 4 केंद्रीय घरों में मेन आ गए, कहीं भी आ गए, आप धनी होने वाले हो। बेसिक चीजें हैं, इससे आगे जाएंगे। बलवान धनेश 10th में, 11th में, 9th में, प्लीज इसके साथ चंद्र मंगल का सहयोग देखें। अगर है तो लक्ष्मी योग, आप धनी हो, आप धनी होने वाले हो। ये तो सिंपल धनी हो गया। बहुधनी में उच्च और वृद्धि स्थानों को देखना होगा, हम लोग सब देखते हैं। प्लीज आप ये मत बोलना कि बेसिक पढ़ाने लग गया, मैं हल्की हल्की चीजें टच कर रहा हूँ। तो आप सबको मालूम ही है, लगन नवमेश दोनों बली, आप बहुधनी हो, काफी पैसा है। और द्वितीय एकादशेश नवमेश ये बलवान हो के केंद्रों में आ गए, आप बहुधनी हो। लेकिन इन सब का रिजल्ट का मैं टच इसलिए कर रहा हूं कि रोटी कपड़ा और मकान है। अब पैसा आ गया, कपड़ा तो मैं पा ही लूंगा, शुक्र बलवान है। तो अगर मुझे कुछ सेंसेस हैं ड्रेसिंग्स की, इंटेलिजेंस है, तो अब इसके अलावा धनवान का भोजन पाना, कपड़ा पाना एग्री। लेकिन भोजन आया कौन? कारक चंद्रमा और शुक्र है दोनों।
भोजन से ही उससे रिलेटेड है। क्या भोजन आपको अच्छे से मिल पाएगा, आप पचा पाओगे? शुक्र, जूसेस, लिक्विड, सेक्रीशंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब चीजों की सेक्रीशंस को गुरु और शुक्र कंट्रोल करेंगे। तो फ्लेवर्स, दूसरे घर में शुक्र ये जूसेस का आदी है, इसको जूसेस पसंद है। ये ऐसी चीजों के नुक्ते निकाल के हम लोग उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने कहा चंद्र शुक्र, भोजन, वस्त्र, अच्छा सुख। सुख किसके पास होगा तो अच्छा भोजन होगा ना। सुख का भी 4th हाउस देख ले, सुख है क्या किस्मत में। और सुखेश की डेफिशिएंसीज, जीवन में कुछ भी अगर आपको डेफिशिएंट है, कम है, किसी भी चीज की कम डेफिशिएंसीज आ गई हैं तो शनि, अभाव शनि, खुश शनि, जिज्ञासा जो पलक रही है, दुख हो रहा है वो शनि, और किसी भी अभाव को सहनीय जन्म तक लेके जाना केतु और शनि का ही काम है। इन 2 चीजों को जरूर देखें, कांचाट भी यही करेगा। राहु भी एक बेसिक रोल है, नेगेटिव है बट अबंडेंस देता है, पता नहीं कहां तक ले जाएगा और पता नहीं कहां से गिरा के जमीन पे ले आएगा। राहु को देखते हैं, हम सब देखते हैं, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। और अल्टीमेटली अगर बुध ने वस्त्र अच्छे दे दिए तो उनकी सजावट शुक्र है। देखिए मैंने 2 चीजें टच कर ली, अब लास्ट एक पॉइंट और है मकान। चौथा घर सुख, अभाव, खेत, बढ़ोतरी, औद्योगिक संख्या, ये सब घाट, कंधा, ये चीजें हम लोग देखते ही हैं, बेसिक्स हैं। शुभ है नहीं है, लगन में शुक्र है, जीवन के पूर्वार्थ में ही आपको जो सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर पंचम अष्टम में शुक्र है तो मध्य अवस्था में सुखी होंगे, और अगर लग्नेश, चंद्र और गुरु केंद्र में है तो जब तक युवा हो जाएंगे तब तक आप सुखी हो जाएंगे। कैटेगराइज कीजिए टाइम को कि ये यहां जाके फ्रूटफुल है, शनि जाके पनपता है और तब जाके आएंगी। तो शनि सुख देता है तो भाई बुढ़ापे में देगा, वो कहां टाइम जाएगा, इसको देखना होगा। लेकिन इन सब के समावेश में जब तक दशा नहीं आएगी तब तक सुख कैसे होगा। शादी तो माँ ने बच्चे की करनी है, पर जब तक 25 में दशा आएगी तभी होगी ना, जन्म से ही क्यों शादी हो जाएगी। तो ऑल दिस हमें उनकी कैलकुलेशंस को देखना होगा। मकान के लिए काफी डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन मैं 1-2 चीजें ही कहूंगा। कारकांश लगन में चतुर्थ का समावेश, 2 चीजों को जरूर कैलकुलेट करें। उसमें अगर चंद्र शुक्र तो बहुत बड़ा मकान, उसमें अगर गुरु तो भव्यता लेकिन लकड़ी का मकान, उसमें अगर सूर्य तो घास फूस के साथ रिलेटेड मकान, उसमें अगर शनि राहु तो बहुत बड़ा पुराना मकान, बड़ा है पुराना मकान। और अगर उसी में नवम में केंद्र में 4th लॉर्ड आ गया और उसने मिला के कुछ करा दिया, सजा हुआ जचा के रखा हुआ मकान, ये सारे समावेश हमको कैलकुलेट करके ही देने होंगे। 4th लॉर्ड लग्नेश साथ में तो अकस्मात मिला हुआ मकान, अब पीछे से मिला, बड़ों से मिला, कैसे मिला। देखिए ये सारे कम्बिनेशन हमारे पास बुक्स में है। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूँ, यहाँ खड़ा हुआ चंद्रशेखर जी बहुत अच्छी तरह मेरी बात को अगर थोड़ा सा भी हाँ में हाँ भी नॉडिंग दे देंगे तो मैं एग्री करूंगा। मेडिटेशन बेसिक पॉइंट है। आपने ज्योतिष पढ़ा ही नहीं, मेडिटेशन इतनी कर ली, अपने आप ही मुंह से निकलने लग गया। एक आदमी जिसने जम के मेडिटेशन की, उसका पुण्य कई पीढ़ियां तक खाती है। भाई मोहनदास जी हैं सालासर में, लाखों लोगों का रोज का खाना उनकी उनके तप की वजह से वो स्थल ही तप स्थल बन जाता है। ऐसे ही राजस्थान में घूमते हुए हम लोग कल रुनेचा जी जाके आए। जिस आदमी ने तप किया उसने उस धरती को इतना ऊपर कर दिया मेडिटेशन में कि वहां जाके खाने वाले लाखों लोगों को प्रोफेशन में रिजल्ट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। तो एक आदमी, देखिए ये दुनिया भर में मल्टीपल एग्जांपल्स होंगी। ज्योतिष में मेडिटेशन में आने का मतलब हमारा कुछ बैठना और अपने आप को समझ के मेडिटेट करना है। ये कमाना तो बैठे हुए अपने आप ही घर में आ जाता बंदा, हम लोग कहीं जाते नहीं है, पैसा देने आ जाता है, साहब ये रखो जी, मेरे को नहीं पता। और वो कब आता है
जितने मंदिरों के दर्शन करके जाएंगे एनर्जी का समावेश ले जाएंगे और जाते ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जैसे ही एनर्जी बॉडी में खत्म हुई पूजा पाठ की, वो आना ही बंद हो जाता है, घर में आता ही कोई नहीं, कुंडली नहीं दिखाने आ रहा है। 10% क्यों? यही जरूरी है अगर वो दान पुण्य के साथ है। थैंक यू सो मच। आइए हम अपनी अगली पीढ़ियों को कुछ दे के जाए। अब आप बताइए तो अगलों का सम्मान करें। सारा आपका कन्हैया जी कहाँ गए? कन्हैया जी कहाँ गए? एक तो हाथ सिर पर रख के देते हो, फिर क्या तो मेरे को ये क्या देते ही आप, मैं तो आपसे लेता हूँ। चलिए अब अगले मंच के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर हरदीप सिडाना को मंच पर। डॉक्टर हरदीप सिडाना, दिवाकर एस गौड़, अनिल कुमार शास्त्री कैलाश जी वजीराबाद, हरी शर्मा दिल्ली और मनोज श्रीमान हिमाचल प्रदेश से, आप सभी मंच पर बुलाएंगे। जी स्वागत है सभी का, तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी का। फौरन स्वागत के बाद हम लेक्चर के लिए लेंगे महेंद्र सिंह आहूजा, उदयपुर और गुड़गांव से आप हमारे बीच में आए हैं, मूलतः आप उदयपुर के हैं। महेंद्र सिंह जी आहूजा सर मंच पर पधारेंगे। इस अनुपम ज्योतिष समारोह में विराजमान सभी विद्वजन, नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति एवं मेरे मंच में विराजमान सभी को मेरा प्रणाम। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह आहूजा है और ज़्यादा नहीं, पिछले 46 साल से ये सेवाएं कर रहा हूँ। एक्चुअली अंकशास्त्र से, वास्तु से, हस्तरेखा से और मेडिकल लाइन की नेचुरोपैथी और होम्योपैथी से बहुत बड़ी अच्छी तरह से सेवा कर रहा हूँ, वाकिफ़ हूँ, जानकार हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। अभी आज का जो विषय है रोटी, कपड़ा और मकान, इस पे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे योग बताए हैं। कुंडली का मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि जो भी अपने शरीर में होता है वो एक एनर्जी है। जो एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहते हैं, मैंने देखा है कि बॉडी में 3 तरह की एनर्जी। मैं आपको इस बारे में अलग से थोड़ी सी जानकारी मेडिकल लाइन से लेकर के और इसको बताऊंगा, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, समझिएगा। एक्चुअल में क्या है कि कुछ योग जो आपने बताए हैं, मकान के योग, लेकिन मकान का योग बन गया, मकान ले लिया, तो क्या वास्तु सब 15 माला बिल्डिंग है तो 15 माले बिल्डिंग में सेम तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो क्या उसमें लेने वालों पे वही इफेक्ट पड़ेगा जो नीचे वाले ले रहे हैं, ऊपर वाले ले रहे हैं? क्या ये संभव है? नहीं संभव है। वो डिपेंड करता है वहाँ जो रह रहे हैं उनमें अंदर एनर्जी कितनी है और उनके प्लैनेट्स कैसे हैं, ग्रहों की स्थिति,
सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रहों की स्थिति। ग्रहों के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरा दोष होता है वास्तु दोष। तो वास्तु दोष होता है वो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो 7 चक्रास हैं, उन चक्रास में 3 तरह की एनर्जी काम करती है। मेरे ध्यान में जो आया है, मैंने जो सुना है, अध्ययन किया है, उसके अनुसार 3 तरह की एनर्जी होती है। कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी एंड टेलुगेट एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी जो डिवाइन से मिलती है, ईश्वर से मिलती है। ग्लोबल एनर्जी जो अपने को ब्रह्मांड से मिलती है, 5 तत्व। वो अपने मेडिकल लाइन में भी पकड़ लो, नेचुरोपैथी में, तो 5 तत्व बहुत महत्व के। और इन 5 तत्वों को ही लेकर के अपन चलें तो वास्तु में भी है, उस बिल्डिंग में भी है और आप में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये तो सभी जानते हैं। तो इस तरह से अगर अपन सोचें तो अपने अंदर जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को अपन बिल्कुल संतुलित रखें, बहुत अच्छी तरीके से रखें, तो वास्तु अपने आप दोष दूर हो जाए। ये पक्का है, मैंने देखा है ये रिसर्च करके। और मैंने लोगों की अंदर उनके 5 तत्वों को संतुलित करने का प्रयास किया है। और संतुलित कैसे किया जाता है, वो सारे 5 तत्व अपने हाथ में हैं। इन हाथों में, इन उंगलियों में 5 तत्व हैं। ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी और ये जल है। और अपन जो योग मुद्राएं करते हैं, उन योग मुद्राओं से अपने शरीर का तो अपना बहुत अच्छा वो हो जाता है। और उसी से उन 5 तत्वों को अपन वास्तु में भी, क्योंकि आप स्वयं अच्छे हो, आप स्वच्छ हो, आप पाक हो, पवित्र हो, तो आपका जो है ना वास्तु भी दोष अपने आप दूर हो जाता है। 7 चक्रास को एक्टिवेट करना, पावरफुल बनाना और उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। पावरफुल तो बना दिया, अपन कैसे बनाते हैं वो सारा एनर्जी अपने शरीर में अपन खुद ही ला करके बना सकते हैं। जो रेकी करते हैं जानते होंगे, और जो ज्योतिष करते हैं वो भी जानते होंगे कि इन हाथों में सारी शक्ति है। वो कहते हैं ना कि हाथ में, ये जो हाथ है इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूप्रेशर है। 5 तत्व मैंने आपको बताया। इन हाथों में लकीरें हैं जिनको पढ़ करके, इन हाथों में ग्रह भी हैं, इन हाथों में वो चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे पहले जो दिमाग काम करता है ना, वो कैसे करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट में जो डेवलपमेंट होता है इस माइंड का 4थे महीने में शुरू होता है। और इसी के साथ साथ इन फिंगरप्रिंट्स का भी डेवलपमेंट साथ में होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, फिंगरप्रिंट्स किसी के भी बदलते नहीं है, सेम नहीं होते। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इससे ही आप देखा होगा आजकल जो है ना बायोमेट्रिक को शुरू हो गए हैं सारे। तो ये फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलते। इन फिंगरप्रिंट्स को पढ़ करके आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बॉडी से रिलेटेड चीज़ है। और इनको पढ़ करके ही आप पता कर सकते हैं कि ये जब पैदा हुआ उस समय इसमें क्या पोटेंसी थी, आज है तो किस लाइन में जा सकता है। ये रोटी कपड़ा और मकान का जहाँ तक आपने बात कही है, तो रोटी तो अपन 5 तत्वों से अपन पूरी कर सकते हैं। खाना अपन पूरा अच्छा से खा रहे हैं तो पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए, ये सभी जानते हैं। कपड़ा, अपन जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उसका इफेक्ट भी पड़ता है। एनर्जी, मैंने बताया 3 एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और चौथा जो है वो ये है कि अपन वैसे मोटे रूप से मैं आपको ये बताऊं कि जो अपन खाते हैं वो एनर्जी कैलोरी के रूप में जानी जाती है। जो अपन खाते हैं वो कैलोरी के रूप में जानी जाती है। और जो इनर एनर्जी है उसका यूनिट है जूल। आपने सुना होगा जूल जो है वो इनर एनर्जी का सब में है, ये अलग अलग तरह से, लेकिन उसको पहचानना और उसको पावर कर देना ये एक अलग चीज़ हो गई। तो अपन इन हाथों से उसको पावर दे सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्या कहते हैं ये मुद्रा बता रहा हूँ। उस मुद्रा को अगर आप करते हैं तो आपको 5 तत्वों की भी वो हो जाती है। और दूसरा, आपके अंदर जितने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह होती है वो सारी दूर होगी। थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके बीपी की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ये सारी खत्म हो जाएगी। कैसे? आप इस अंगूठे के नीचे इस उंगली को ले जाइए, पहली वाली उंगली को इस अंगूठे के नीचे ले जाइए इस तरह से। और जो ये 2 उंगलियां हैं इनको इस अंगूठे से मिला दीजिए। और ये उस वाली लास्ट वाली उंगली को फ्री रखिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में ये अग्नि जो है ये वायु को इसको अंदर ले लिया, दबा दिया। आकाश को और आपने पृथ्वी को जो है ना वो अग्नि के साथ मिला लिया, तो वो अग्नि तत्व उसको जो है बराबर संतुलित करेगा। जल तत्व को फ्री कर दिया। जल तत्व अपनी बॉडी में 72% है
और बाकी तत्व भी जो है ना वो उनको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अपन ध्यान में अगर रखते हैं तो अपने अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी और वास्तु दोष भी दूर होंगे। हस्त रेखाओं में आप देखेंगे तो हस्त रेखाओं में आपको जो चेंज नजर आएगा, ये चेंज होते हैं, हस्त रेखाएँ चेंज होती है, ये सभी जानते हैं। अब बात करूँ मैं अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष जो है वो सब अभी बता रहे थे, तो वो सब लोशोग्रिड से बता रहे थे। मैं कहता हूँ लोशोग्रिड बहुत अच्छा है, नो डाउट। नाम जो होता है उसमें भी एक एनर्जी है, नाम में एक इतनी बड़ी एनर्जी। अपन जो अल्फाबेट हैं या अपन जो स्वर जो बोलते हैं, अपन स्वर जो बोलते हैं, क बोलते हैं यहाँ से, प बोलते हैं यहाँ से, इस तरह से अलग अलग तरह से जो स्वर बोलते हैं इनकी अलग अलग एनर्जी है। तो नाम में भी अपनी एनर्जी है। एम से अपन ए से लेकर के जेड तक सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। जेरेडियन में 8 तक लिए हैं अंक, ए से उनके अलग अलग अंक हैं। लेकिन पाइथागोरियन में 1 से लेकर के 9 जो अंक हैं उनको लिए गए हैं, ए से लेकर के 9 तक, उसके बाद वापस रिपीट हुए हैं। तो लोशोग्रिड में 9 मानते हैं, सारे अंक आते हैं, 1 से लेकर के 9 तक अंक आते हैं। चिलिटेनियन में आप जो है उसमें नाम अगर देखते हो तो उसमें 8 ही अंक लेते हैं। तो 9 को क्यों छोड़ दिया भाई? 9 को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 9वां घर भी मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी अगर लेकर के चलते हैं तो उसके रिजल्ट्स मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। और जहाँ तक बात है ये लोशोग्रिड की और इसकी, तो मैं कहता हूँ कि लोगों को अपन भविष्य बता सकते हैं, प्रेजेंट बता सकते हैं, उनका जो है नेचर बता सकते हैं। कोई पास्ट बता सकता है क्या? कोई पास्ट बता सकता है? यहाँ कोई बैठे हैं, मैं आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे को किसी ने पूछा, मैंने कहा यस। पाइथागोरियन जो न्यूमरोलॉजी है उसमें जो न्यूमरोस्कोप बनता है वो जन्म से लेकर के आज तक का पूरा बनेगा, उसका भी तरीका है। और उसमें आपको कौन से ईयर में कौन सा डेंट आया, टक्कर आई, वो भी आपको बताएगा, क्यों आई वो भी बताएगा। इतनी बड़ी चीज़ है पाइथागोरियन जो न्यूमरोलॉजी है, बहुत अच्छे इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है उसके, 90% से भी ज़्यादा मैंने उसकी एक्यूरेसी देखी है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, एक तो ये है कि जब भी अपन आजकल ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी चल पड़ी है, कमाल हो गई। एक छोटी सी कोई बात बता रहा हूँ, तो कोई इसका सिद्धांत है क्या? कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांत पे ही सब चीज़ें चलती हैं। इन्होंने सिद्धांत बनाए थे, जो सिद्धांत बने हैं उस पर क्या मोबाइल ये न्यूमरोलॉजी है क्या? कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसका सिद्धांत बनाना होगा, आप और हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, तभी इसको जो है कारगर साबित हो सकता है। तो क्या सारी समय बदल देंगे, लकी नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। उसमें अपन योग बनाते हैं, जैसे मैं 1-2 मिनट और लूँगा, जैसे 10 नंबर का ये अंक होता है मोबाइल नंबर, ठीक है ना, तो उसमें 2-2 के अपन वो बनाएंगे ग्रुप। अब किसी का 0 आया है तो क्या करेंगे? तो 0 में पहले वाला जो अंक है, जैसे 8 है या 7 है या 6 है, उसको जोड़ देंगे तो 6 आ गया, ठीक है ना। तो वो उस तरह से बन करके 9 इसके जोड़े बनेंगे। उन 9 जोड़ों में आप उनको ग्रहों को देख करके अपनी स्थिति देख सकते हैं, और उसका जो टोटल आता है वो आपका जो है आपके मूलांक से मेल खाना चाहिए। ये आजकल के न्यूमरोलॉजी जो अभी जो ये नाम नहीं लूँगा मैं, ये यूट्यूब पे जो सागर भरा है ना, उस सागर में अगर जा करके देखो तो होते खाने में कहीं डूबने का चक्कर ही रहता है, उभर के कोई नहीं आता। तो उभर के आने के लिए कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सब सिद्धांत बन जाए तभी उसको उपयोग में लीजिएगा। और मेरा सबसे यही निवेदन है, 5 टॉपिक को ध्यान दीजिए और अपनी एनर्जी को एनर्जाइज करके पावरफुल बनाइए। कैसे बनाया वो भी एक मैंने आपको उदाहरण दे दिया। एक उदाहरण वो देता हूँ, ये जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को इस तरह से ये जो है ना पर्वत, ये और ये नीचे वाले, इनको रगड़िए, यहाँ से ले जा करके इनको आप कितने मिनट तक इसको दबा के आप अपने आप को इतना एनर्जाइज महसूस करेंगे जिससे ज़्यादा नहीं। 3 मिनट से ज़्यादा बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैंने 9 मिनट तक भी किया हुआ है इसको। और इसको इससे फिर अपने अंगों को अगर आप एनर्जाइज करते हैं, रेकी में करते हैं, जैसे 7 चक्रास को कीजिए आप। 7 चक्रास में जो कॉस्मिक एनर्जी से वो ये ग्राउंड चक्र, सहस्रा, उसके बाद ये आज्ञा चक्र को कर सकते हैं। ये जो है बाकी के 3 यहाँ के, ये इसमें विशुद्धि
अनाहत और मणिपुर चक्र आ गया। ये चक्र ग्लोबल एनर्जी से हैं और टेलुरिक एनर्जी से जो नीचे के चक्र हैं स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये भी दोनों चक्र जो है ना ये टेलुरिक एनर्जी से आप पैदल अगर बिना चप्पल के मिट्टी पे चलते हैं तो आपको, ये भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी आपने नाम सुना होगा, हम उनके साथ में कई काम करते हैं, देखते हैं। विश्वरूप राय चौधरी हुई, तो उनका यही कहना है कि आपको इससे एनर्जी मिलेगी, जो अर्थ है अर्थ से आपको एनर्जी मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने एक टूर किया था गोवा का। गोवा में ऐसी जगह पे योग किया है, योग जो आसन योग किया था वो भी बीच पे समुद्र के किनारे, इधर समुद्र की लहरें चल रही, साउंड थेरेपी हो गई, मिट्टी में हमने की, मिट्टी से हो गई, मड थेरेपी हो गई, इधर सूर्योदय हो रहा है, सन थेरेपी हो गई, अग्नि से वो मिल गया, और इस तरह से हमने पांचों तत्वों को वहाँ पर ग्रहण करते हुए योगा किया है। मैं अपनी वाणी पर ही विराम देता हूँ। भाई साहब ने मेरे को इशारा किया, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ आप अपनी एनर्जी बनाए रखिए और 5 तत्वों को समायोजित करते रहिए, संतुलित।